गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत पाठ 6 के उपसर्ग पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं और इनका प्रयोग हिंदी भाषा में या शब्दों के साथ किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए हम पाठ की ओर चलते हैं। शब्द रचना। शब्द रचना, शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है? तो शब्दों की रचना में एक बहुत बड़ा योगदान उपसर्ग का भी होता है। उपसर्ग, यद्यपि हर भाषा में शब्दों की संख्या असीमित होती है, फिर भी नए नए विचारों के लिए प्रतिदिन भाषा में नए नए शब्द निर्मित होते रहते हैं। भारत सरकार की एक प्रमुख संस्था है तकनीकी शब्दावली। इस संस्था के द्वारा ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित न जाने कितने शब्दों का निर्माण होता है और यह संस्था हमेशा शब्दों का निर्माण करती जा रही है। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाए जाने की यह प्रक्रिया ही शब्द रचना या शब्द निर्माण की प्रक्रिया कही जाती है। जब हम कहने का अर्थ यह है कि जब हम शब्दों के साथ उपसर्गों को जोड़कर या प्रत्यय को जोड़कर या समास को जोड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं, तो यह शब्द रचना की प्रक्रिया शब्द निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे आपका मान लीजिए गुण शब्द है और उसमें जब हमने दुर उपसर्ग जोड़ा तो शब्द बना दुर्गुण। ऐसे ही मान लीजिए आपका गुण शब्द है और उसमें जब हमने वान प्रत्यय जोड़ा तो गुण और दोष शब्दों के समास या मेल से गुण दोष शब्द भी बना सकते हैं और कहा जा सकता है कि शब्द रचना की जो प्रक्रिया है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार से होती है। उसमें आपका पहला है उपसर्गों के द्वारा शब्दों की रचना। उपसर्गों के द्वारा शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है? जब हम शब्दों के साथ उपसर्गों को जोड़ते हैं तो उपसर्गों के द्वारा शब्दों की रचना होती है। जब हम प्रत्यय के द्वारा शब्दों को जोड़कर और उसमें प्रत्यय को जोड़कर शब्दों की रचना करते हैं तो वह प्रत्यय के द्वारा शब्दों की रचना होती है। और जब हम समास के द्वारा शब्दों की रचना करते हैं तो वह शब्द रचना समास के द्वारा शब्द की रचना कहलाती है। जैसे उपसर्ग के द्वारा आप देख रहे हैं, आपका शब्द है योग और उसमें हमने प्र उपसर्ग जोड़ा तो शब्द बना प्रयोग। गुण शब्द है और जब हम उसने अ उपसर्ग जोड़ा तो हो गया अवगुण। ऐसे ही आपका गरीब शब्द है और उसमें जब हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना गरीबी। पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम। तो इस प्रकार शब्दों का निर्माण या शब्दों की रचना 3 प्रकार से की जाती है: उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग के द्वारा शब्द रचना। उपसर्ग भाषा के वे छोटे छोटे खंड या शब्दों के अंश हैं जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं। इन शब्दांशों या उपसर्गों का एक निश्चित अर्थ तो होता है, परंतु इन्हें हम शब्द नहीं कह सकते क्योंकि इनका प्रयोग स्वतंत्र शब्दों की तरह से नहीं किया जा सकता। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, उपसर्ग है वी, मूल शब्द है देश, और जब उसको जोड़कर हमने एक नया शब्द बनाया तो शब्द बना विदेश। ऐसे ही आपका मूल शब्द है वन, उपसर्ग जुड़ा उप
और जब उसमें नया शब्द बना तो शब्द बना उपवन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसके बाद आप यह जान सकते हैं कि उपसर्ग की दो विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी? पहला, इसका अपना कोई अर्थ न होने के कारण इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। और दूसरा, ये शब्दों से पूर्व जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। तो हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। पहला, हिंदी के उपसर्ग। दूसरा, संस्कृत के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो यहाँ पे आपने देखा कि उपसर्ग भाषा के वे छोटे छोटे खंड या शब्दों के अंश हैं जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं। तो यहाँ पे आपकी कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। उपसर्ग शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश हैं। कहने का अर्थ यह है कि उपसर्ग अपने आप में एक शब्द नहीं है, बल्कि जब वह शब्दों के साथ जुड़ता है तब वह एक शब्द के रूप में दिखाई देता है। शब्दों की तरह उपसर्गों के भी अर्थ होते हैं, अर्थात ये सार्थक खंड हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिन शब्दों के साथ उपसर्गों को जोड़ा जाता है उन शब्दों का अर्थ होता है, और उसी प्रकार से जिन उपसर्गों को जोड़ा जाता है उन उपसर्गों का भी अर्थ होता है। इसलिए ये सार्थक खंड के रूप में जाने जाते हैं। उपसर्ग शब्दों की तरह अलग से स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकते। ये भाषा के बद्ध रूप हैं। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से अलग रूप से नहीं किया जा सकता। उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। तो आप यह जानें कि उपसर्गों का प्रयोग हमेशा शब्द के प्रारंभ में किया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं उपसर्गों के भेद। उपसर्गों के भेद हमने आपको बताया कि हिंदी भाषा में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। स्रोत के आधार पर जिस प्रकार शब्दों के तत्सम, तद्भव, देशज तथा आगत या विदेशी आदि भेद किए जाते हैं, उसी प्रकार उपसर्गों के भी स्रोत के आधार पर निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। उसमें आपका है पहला, तत्सम उपसर्ग या संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी में अनेक उपसर्ग संस्कृत से आए हैं। संस्कृत से आने वाले इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पे आपका उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है अधिक, और जब आपका रिक्त शब्द में वह जुड़ता है तो होता है, शब्द बनता है अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्यंत, अति उत्तम इत्यादि। अधि उपसर्ग है और जब वह शब्दों में जुड़ा तो शब्द बना अधिपति, अधिकार, अध्यादेश। अनु उपसर्ग है और जब वह सार शब्द में जुड़ा तो अनुसार, अनुमान, अनुराग, अनुशासन। अप उपसर्ग है और जब शब्द में जुड़ा तो अपशब्द, अपमान, अपशकुन, अपहरण। अभि उपसर्ग है और जब मान शब्द में जुड़ा तो शब्द बन गया अभिमान, अभिनय, अभिप्राय, अभियोग। अ उपसर्ग है अवमानना, अवगुण, अवशेष, अवकाश इत्यादि। तो ये आपके थे तत्सम उपसर्ग। आ उपसर्ग है और जन्म में जुड़ा तो आजन्म, आमरण, आरक्षण,
आजीवन। उत उपसर्ग है और जब उत्साह में जुड़ा तो हो गया उत्साह। उत्पत्ति, उत्थान। उप उपसर्ग है वन शब्द में जुड़ा उपवन, उपग्रह, उपयुक्त, उपदेश। दुस उपसर्ग है दुस्साहस, दुर्बल, दुर्गम, दुर्लभ। निरुपसर्ग है निर्बल, निर्भय, निर्मल इत्यादि। परा उपसर्ग है पराकाष्ठा, पराजय, पराक्रम इत्यादि। परि उपसर्ग है परिणय, परिचय, परिक्रमा। प्र उपसर्ग है प्रकार, प्रयत्न, प्रबल इत्यादि। प्रति उपसर्ग है प्रतिध्वनि, प्रतिदिन। वि उपसर्ग है और जब ज्ञान शब्द में जुड़ा तो विज्ञान, विनय, विशेष, वियोग। सम उपसर्ग है और योग शब्द में जुड़ा तो हो गया संयोग, संतोष। सु उपसर्ग है कर्म शब्द में जुड़ा तो शब्द बन गया सुकर्म। तो ये सारे आपके संस्कृत के उपसर्ग थे। दूसरा आपका उपसर्गों का प्रकार है तद्भव उपसर्ग या हिंदी के उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग तद्भव शब्दों की ही भांति संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से विकसित हुए हैं। इनको हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है। बच्चों, हमारी हिंदी भाषा में कुछ शब्द संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न हुए हैं और उनका प्रयोग हम उसी रूप में करते हैं, वो संस्कृत के उपसर्ग या संस्कृत के शब्दों के नाम से जाने जाते हैं। और जब उनको हम परिवर्तित करके उनका प्रयोग करते हैं तो वह तद्भव उपसर्ग या तद्भव शब्द के रूप में जाने जाते हैं। तो तद्भव उपसर्ग या हिंदी के उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग तद्भव शब्दों की ही भांति संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से विकसित हुए हैं। इनको हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है। जैसे आपका उपसर्ग है अन, और अगर वह पढ़ शब्द में जुड़ा तो शब्द बना अनपढ़, अनजान, अनमोल, अनजाना। कु उपसर्ग है और वह जब चाल शब्द में जुड़ा तो शब्द बना कुचाल, कुढ़ंगा, कुचक्र। ती उपसर्ग है और गुना शब्द में जुड़ा तो शब्द बना तिगुना, तिपाई। दु उपसर्ग है और गुना शब्द में जुड़ा तो शब्द बना दुगुना, दुबला। अध उपसर्ग है और अधजला, अधपका, अधमरा। औ उपसर्ग है और गुण शब्द में जुड़ा अवगुण। नि उपसर्ग है निपट, निहत्था, निकम्मा, निपूता, निगोड़ा इत्यादि। पर उपसर्ग है परदादा, परनाना, परपोता। भर उपसर्ग है भरमार, भरसक, भरपूर, भरपेट। स उपसर्ग है सपूत, सगुण, बिन जाने, बिन बुनाया इत्यादि। आगत उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग। ऐसे शब्द या उपसर्ग जो विदेशी भाषा से हमारे हिंदी भाषा में आए हैं, उनको हम उसी रूप में प्रयोग करते हैं। वे विदेशी उपसर्गों के नाम से जाने जाते हैं। जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की आदि से हिंदी में आए हैं, वे विदेशी उपसर्ग कहे जाते हैं। जैसे बाकायदा, बावजूद, बाइज्जत, बेखबर, बेरहम, बेईमान, बेइज्जत, बेगुनाह, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, खुशकिस्मत, खुशबू, गैर हाजिर, गैर कानूनी,
नादान, नालायक, नासमझ, लापरवाह, लाचार, लावारिस, हमराही, हमसफ़र, हमजोली इत्यादि। आगे देखिए, उपसर्गों की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत में समास रचना में प्रयोग में आते हैं। हिंदी में आकर ये भी उपसर्गों की तरह ही प्रयुक्त होने लगते हैं, जैसे अपराजित, अभाव, अज्ञान, अनाथ, अधर्म, अचल, अहिंसा, असुंदर, कुदृष्ट, कुपुत्र, कुरूप, कुकर्म, सुलभ, सुयोग, सुपुत्र इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय, अंतरात्मा, अंतःकरण, सत्पुरुष, सत्कर्म, बहिर्मुखी, बहिष्कार, स्वदेश, पुनर्जन्म, चिरकाल, चिरजीवी, समकालीन, समकोण, सहपाठी इत्यादि। तो आइए देखते हैं हमने क्या सीखा। शब्दों के वे अर्थवान खंड या अंश जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का एक निश्चित अर्थ होता है। उपसर्गों का प्रयोग शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। उपसर्ग हमेशा किसी न किसी शब्द से जुड़कर ही आते हैं। हिंदी में उपसर्ग के प्रमुख भेद हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत या विदेशी उपसर्ग तथा उपसर्गों की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के शब्द या शब्दांश। तो बच्चों, उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं और उनमें विशेषता प्रकट करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का एक निश्चित अर्थ होता है। जो उपसर्ग हम प्रयोग करते हैं उनका एक अर्थ होता है और उपसर्गों की दो विशेषताएं प्रमुख होती हैं कि इनका अपना कोई अर्थ न होने के कारण ये स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किए जा सकते और ये शब्दों के पूर्व जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जब हम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं तो जिस शब्द के साथ करते हैं उसका अपना अर्थ होता है और जब उस शब्द में उपसर्ग जुड़ता है तो उसका भी अपना एक अर्थ होता है। तो उपसर्गों का प्रयोग हम शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। उपसर्ग हमेशा किसी न किसी शब्द के साथ ही जुड़कर सामने आते हैं। तो आइए हम लोग अभ्यास की ओर चलते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व लगकर उनके अर्थों को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका शब्द है गुण, और गुण शब्द में जब हमने स उपसर्ग जोड़ा तो शब्द बना सगुण। उपसर्ग तथा शब्द में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। उपसर्ग का प्रयोग शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता और शब्द जो है वह स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है। जैसे आपका मान लीजिए गुण शब्द है, तो गुण शब्द को हम एक शब्द के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसमें अब उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसका प्रयोग हम अलग से नहीं कर सकते हैं। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। यह वाक्य आपका गलत है। उपसर्गों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र शब्दों की तरह किया जा सकता है, गलत है। शब्दों की तरह उपसर्ग भी भाषा की अर्थवान इकाई हैं।
सही है। संस्कृत से आए उपसर्ग तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं, सही है। तद्भव उपसर्ग ही हिंदी के उपसर्ग कहे जाते हैं, सही है। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग छांटकर अलग कीजिए। आपका शब्द है उत्थान। उत्थान शब्द में आपका उपसर्ग है उत। अनादर में अनुपसर्ग, संगीत में सम उपसर्ग, अभिनय में अभि उपसर्ग, प्रगति में प्र उपसर्ग, अवगुण में औ उपसर्ग, निकम्मा में नी उपसर्ग, दुबला में दू उपसर्ग, बेईमान में बे उपसर्ग, हमराही में हम उपसर्ग, चिरकाल चिर उपसर्ग, उपवास में उप उपसर्ग, प्रधान में प्र उपसर्ग, बदतमीज में बद उपसर्ग, कमजोर में कम उपसर्ग, दुस्साहस में दुस उपसर्ग, निश्चय में निस उपसर्ग, अभिलाषा में अभि उपसर्ग, भरपूर में भर उपसर्ग, अनपढ़ में अनुपसर्ग। सूची में दिए गए उपसर्गों में से उचित उपसर्ग छांटकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्दों की रचना कीजिए। अब यहाँ पे आपका शब्द दिया हुआ है मंत्री। मंत्री में जब उप उपसर्ग जुड़ा तो हुआ उपमंत्री। आत्मा में अंतर उपसर्ग जुड़कर होगा अंतरात्मा। गति में प्र उपसर्ग जुड़ेगा तो प्रगति। सत उपसर्ग जुड़ेगा तो सदगति। सार उपसर्ग, सार शब्द में सम उपसर्ग जुड़ेगा तो होगा संसार। वारिस में ला उपसर्ग जुड़कर होगा लावारिस। भार में प्र उपसर्ग जुड़ेगा तो होगा प्रभार। पूत में स उपसर्ग जुड़ेगा तो होगा सपूत। डर में नी उपसर्ग जुड़ेगा तो होगा निडर। जन्म में पुनः शब्द जुड़ेगा तो होगा पुनर्जन्म। मान में वी उपसर्ग जुड़ेगा तो शब्द बनेगा विमान। देश में प्र उपसर्ग जुड़ेगा तो होगा प्रदेश। लायक में ना उपसर्ग जुड़कर होगा नालायक। दादा में पर उपसर्ग जुड़कर होगा परदादा। मरा में अध उपसर्ग जुड़कर होगा अधमरा। हाजिर में गैर उपसर्ग जुड़कर होगा गैर हाजिर। बुलाया में बिन उपसर्ग जुड़कर होगा बिन बुलाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम तद्भव तथा विदेशी उपसर्ग वाले शब्दों को छांटकर अलग कीजिए। भरपेट तद्भव, आजीवन तत्सम, अवगुण तत्सम, अछूत विदेशी, कमजोर विदेशी, बदनाम विदेशी, निर्मल संस्कृत तत्सम, अवगुण तद्भव, गैर हाजिर हमराही विदेशी, सुकुमार तद्भव, हर तरफ विदेशी। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने उपसर्गों का अध्ययन किया और उपसर्गों का अध्ययन करते हुए यह जाना कि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्गों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, उपसर्गों की विशेषता क्या होती है और उपसर्ग शब्दों से किस प्रकार से अलग होते हैं। तो इस पाठ में हमने यह जाना कि उपसर्ग अपने आप में एक ऐसे शब्द हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं और उनसे एक नए शब्द की रचना होती है, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग की दो विशेषताओं के रूप में हम जानते हैं कि उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसे हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इन्हें हमेशा शब्दों के प्रारंभ में जोड़ने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद से उपसर्ग शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और
उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने उपसर्गों के विषय में जानने का प्रयास किया। आगे के पाठ में मैं इस पाठों के लेखन कार्य का भार आप लोगों को दूंगी और आशा करती हूँ कि आप उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।